हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग तबियत अच्छे सुनेंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो है CTET के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए CTET के में जो है हम लोग आज का सीट नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जो पेपर नंबर 2 है, ठीक 6 to 8 के लिए। जो कब पूछा गया 22 फरवरी 2015 में पूछा गया है। सबसे पहले आज हम लोग जो है CDP जो कवर करेंगे। CDP जो सुबह 10 बजे आएगा, ठीक है, सुबह जो 10 बजे, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से अगर आप अच्छे से कर लेते तो 25 प्लस क्वेश्चन से आप लोगों को एग्जाम में सही हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो SST करेंगे। ठीक है, SST करेंगे। SST का 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से अगर अच्छे से कर लेते तो 40 प्लस मार्क्स आ जाता है, क्योंकि SST में ज़्यादा मार्क्स नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है PYQ कर लेते हैं, NCERT पढ़ते हैं और PYQ करते हैं तो अच्छे से मार्क्स आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको तैयारी करने का मेथड क्या होता है कि NCERT पढ़ना है। ठीक है, NCERT पढ़ना है और PYQ लगाना है। NCERT पढ़ना है 6 to 8 के लिए। 6 to 8 का कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, 6 to 8 का पढ़ना है। उसके बाद जो है क्या करना है तो PYQ लगाना है। ठीक है, PYQ लगाना है। ठीक है, किसी का भी PYQ लगा लेना है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि स्कोर बनता है। ठीक है, स्कोर बनता है और जो है क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ने का आदत बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन आता है और समय जो है कम रहता है। एक तरह से देखा जाए तो कम ही समय रहता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले CDP करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला में दिया गया कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जो बच्चे गलती करते हैं उसके लिए कौन सा कथन जो है इसमें से जो करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कदम उठाना पड़ेगा, तो इसमें से जो हो जाएगा। दूसरा नंबर में जो दिया गया है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है। आपको अपनी शिक्षण विधि पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। यानी कि शिक्षण विधि पर जो है क्या सीखे उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और उसको जो है सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना दंड दिए। तो ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दूसरा में दिया गया क्या कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। यानी कोई बच्चा असफल हो जाता है तो उसकी असफलता इस तरफ ले जाती है। किस तरफ ले जाती है, तो इस तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन क्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता इस पर ले जाती है। ठीक है, न कि स्टूडेंट को गलत समझेंगे। ठीक है, स्टूडेंट में कमियां समझेंगे, स्टूडेंट में कमियां नहीं समझेंगे, यानी बच्चे में कमियां नहीं समझेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम में शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा में दिया गया है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी, यानी आंतरिक रूप से, इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल रूप से जो है प्रेरित है, इसके लिए क्या करेंगे। तो इसमें जो पहला में दिया है कि सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के समान, यानी एक समान मानकों को उल्लेखित करना। ठीक है, इसके बाद 3 का दूसरा ऑप्शन में दिया कि इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। और तीसरा दिया है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से। और चौथा दिया है कि वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो ये तीसरा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से। यानी जो लास्ट में जो परिणाम होता है उस पर ध्यान नहीं देना है, यानी उसको व्यक्तिगत रूप से जो है बताना है, पर्सनली। इसके बाद चौथा में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सा कथन, ये हो जाएगा तीसरा, यानी प्रश्न अन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं और संकल्पात्मक अस्पष्टता की दिशा बढ़ते हैं। ये सही हो जाएगा।
इसके बाद 5वां में दिया गया कि कौन सा अधिगम अशक्तता वाले बच्चे एक विशेषता है। तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यानी धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को यानी पलट कर जाने में कठिनाई। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 6ठा में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थी की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा। तो ये दिया गया है कि जब विद्यार्थियों को जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती थी। ये तो नहीं होगा। इसके बाद दूसरा में दिया गया जब परीक्षा के अंकों को, ये भी नहीं होगा। इसके बाद तीसरा में दिया गया जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आकलन के विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया। तो ये हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 7वां में दिया गया कि लेवात्स्की के बारे में। लेवात्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो ये इसका विकास का क्षेत्र कहाँ तक होता है। तो ये दिया गया है तीसरा में कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ठीक है, यानी स्वतंत्र रूप से जो बच्चा कुछ कर रहा है और उसको जो सहायता के साथ भी करता है, उसके बीच के अंतर का जो विकास, उसके बीच के अंतर के जो विकास जो होता है उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं। तो अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि अगर किसी भी जो है उसको उस अनुकूल परिस्थिति में दे दिया जाए तो वो उस तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, ये संस्कृति की बात नहीं करता है। आत्मसंयम और आत्मसत्कार और समंजन की क्षमता होती है। इसके बाद 9 में दिया गया कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। किसको जिम्मेदार ठहराया है। तो 9 का जो हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा, यानी विचार की अनुक्रमणिकता यानी पलट न सके। ठीक है, ये चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 10वां में दिया गया समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण जो है किस तरह की प्रक्रिया है। समाजीकरण जो है मूल्यों, विश्वासों और अभिलेखों को अर्जित करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है। इसके बाद 11 में दिया गया अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया, विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो ये 11 का जो हो जाएगा ये पहला हो जाएगा, यानी बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान का प्रयोग करते हैं, ये नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, व्याख्यान का करते हैं ये गलत हो जाएगा, बहुत से नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं, ऑप्शन पहला। उसके बाद 12 में दिया गया है एक सेकंड 12 में दिया गया कि अध्यापिका समाज में यानी समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो किस द्वारा कर सकती है। तो ये जो दिया गया तीसरा में, यानी विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तरीकों के बारे में विचार करना जिनके पक्षपात और रूढ़िबद्धताएँ झलकती हो। तो ये हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 13 में दिया है कि बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। यानी क्या सुनिश्चित करेंगे, कौन सा सम्मिलित हो। तो ये दिया गया कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये सम्मिलित हो। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 14 में दिया कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो इसकी एक आलोचना यह है कि ये जो है कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की
तर्कना सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा वात्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रसार प्रस्तुत करता है। तो ये 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है। ठीक है, इसका 16 में दिया गया कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है, तो किस तरह से। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देना और उनका जो है हल करने में सहयोग देना। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सत्रह में दिया गया है क्या, 17 में दिया गया एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या है, तो वह जो है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो ये पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 18 में दिया है कि एक शिक्षार्थी जो है केंद्रित कक्ष में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो अध्यापिका को जो है क्या करना चाहिए, तो ये जो दिया गया है कि इस प्रकार के पद्धति को नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहले से प्रोत्साहित हो, यानी खुद से उनमें रुचि हो। ठीक है, इस तरह का जो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए कक्षा का। इसके बाद 19 में दिया है कि इस प्रकार अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़के लड़कियों में योग्यता का एक विशिष्ट उनका आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहयोग मिलता है। ये 19 का हो जाएगा पहला, यानी लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, यानी रोकता है। ठीक है, यानी रोने के लिए पता कि रोना नहीं है। ठीक है, इस तरह से लड़के रोते नहीं, इस तरह से बताया जाता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद हावर्ड गार्नर के बहुबोधित सिद्धांत के अनुसार यह कार्य व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा या दे सकती है। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 20 का जो हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अंतर्व्यक्ति क्या हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें दिया कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, तो बाल विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है, तो ये दिया गया है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया वजह से घटित होता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 22 में वात्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। ये कौन सी प्रमुख विभिन्नताएं हैं, ये जो है इसकी प्रमुख विभिन्नताएं हैं, तो ये है कि भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, भाषा और चिंतन के बारे में दृष्टिकोण के बारे में विभिन्नताएं हैं। ठीक है, इसके बाद प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, इसमें से कौन सा कथन उपयुक्त प्रतीत होता है, तो ये जो दिया गया कि एक बच्चा खाली स्लेट के समान है, ये गलत हो जाएगा। अनुवांशिक खाली स्लेट के समान नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही जो है बहुत सारी चीज़ जानते रहते हैं, तो उसे खाली स्लेट नहीं बता सकते हैं। बच्चे अनुवांशिक रूप से प्रवृत्ति की तरफ से नहीं, अनुवांशिक भी नहीं। बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने के परिवेश प्रभावों को बहुत कम महत्व नहीं होता, परिवेश भी बहुत महत्व रखता है। ठीक है, जिस परिवेश में रहता है वो भी क्या करते हैं, बच्चे पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे भी। ठीक है, वंशानुक्रम तथा परिवेश, अनुवांशिक और वातावरण भी अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है विकास को
डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करता है, डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद 24 में दिया गया क्या कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से जो दिया गया अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 25 में दिया गया कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि क्या मूलधार है। तो सामाजिक परिवेश के संबंध में यह मूलधार है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो ये पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 26 में दिया गया है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा गया है। तो इसमें से क्या देखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये 26 का जो हो जाएगा, इसमें से क्या देखा जा रहा है। पहला दिया गया कि एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना, ठीक है, और दूसरा दिया गया शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका का नकारना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक, ये चौथा में दिया गया कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 27 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सा तरीका होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो हो जाएगा बच्चे का जो है विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं का हल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 28 में दिया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है। ये क्या विश्वास होगा। तो ये दिया गया है कि विद्यार्थियों को गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती है। ठीक है, अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती है। 29 में दिया है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। तो इसमें से किससे सहमत है। तो इसमें जो दिया गया है कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, फेल्यूर का जो है कारण बनता है। ठीक है, न कि बच्चा। 30 में दिया गया कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, यानी किस बात पर निर्भर करता है। तो ये जो है बच्चे के निष्पादन का स्तर पर निर्भर करता है। किस पर, निष्पादन के स्तर पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो CDP का 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।